अच्छा, ये हमारे पास जून 2015 का पेपर है। जाहिर सी बात है, पेपर पैटर्न आपका इस साल चेंज हुआ है तो आपको इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। एग्जाम से पहले हम लोग स्पेसिमेन पेपर अटेम्प्ट करेंगे। स्पेसिमेन पेपर एग्जामिनर ने बनाया है, जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो कि पेपर के किस तरह पेपर आएगा। केस स्टडी में कोई डिफरेंस नहीं है, केस स्टडी सेम है जैसी आती थी। हाँ, जो आपके नए चैप्टर्स इंक्लूड हुए हैं, इसके एक्सचेंज रेट हो गया जो हम लोगों ने अब तक नहीं किया, एक्सचेंज रेट हो गया, टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, ये चीजें हो गई। तो ये चीजें वो इंक्लूड कर सकता है केस स्टडी के अंदर। सही है, अपने पास मेंशन कर लो, जून 2015 का पेपर है और आज हम लोग इसकी केस स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, केस स्टडी, पहली बात तो अपने दिमाग में बिठा लो कि आप लास्ट में करोगे। पहले आपने सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है, फिर सेक्शन सी करना है, या पहले पहले सेक्शन सी कर लो फिर बी कर लो, लेकिन ए लास्ट में अटेम्प्ट करो। सही है। उसकी वजह ये होती है कि ए के अंदर तो ऑलरेडी आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, बी और सी के अंदर तो आपको वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो आप याद करके आए हो या जो आप समझ के आए हो। तो क्योंकि माइंड फ्रेश होता है उस टाइम पे, तो हमेशा पहले ए में इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, बी और सी में नहीं। तो अपना दिमाग को फ्रेश रख के पहले आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है सेक्शन बी या सेक्शन सी, उसके बाद आप सेक्शन ए पे जाएंगे। उसके अलावा एग्जामिनर ने एक बड़ी बुरी हरकत की है। वो बहुत बुरी हरकत क्या है कि आप लोगों का टाइम कम कर दिया। आप लोगों का टाइम पहले 2.25 घंटे होता था, जब आपके 25 मार्क के 2 क्वेश्चन और पार्ट ए जो था 20 मार्क का, यानी कि 70 मार्क का पेपर था। अब 60 मार्क का कर दिया है, लेकिन टाइम उसने कर दिया है आपके अब 2 घंटे। सही है। अब इस 2 घंटे में आपको अपना टाइम मैनेज करना है। 60 मार्क्स का पेपर होगा, ये तो खैर पुराना पेपर है ना। 60 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे, यानी कि आपके पास 120 मिनट होंगे अपना पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपने पर मार्क के हिसाब से अपने आप को टाइम देना है। तो अगर 120/60 का मैं रेशियो निकालूं तो 2:1 का रेशियो आ रहा है, यानी कि आपने एक मार्क को 2 मिनट देने हैं। सही है। तो अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो वो कितनी देर में कंप्लीट होना चाहिए? 40 मिनट आपने सेक्शन बी को देने हैं, 40 मिनट सेक्शन ए को देने हैं, और 40 मिनट आपने सेक्शन सी को देने। ये कहानी चलेगी आप। लेकिन आप लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को एक्सीड कर सकते हो। आपने कम से कम भी 45 मिनट्स देने हैं सेक्शन बी और सेक्शन सी को। केस स्टडी को आप मुश्किल से 25 से 30 मिनट्स देंगे। मुझे आज भी याद है, जब मैं अपने टाइम पे अपेयर हुआ था, मैंने अपनी केस स्टडी सिर्फ 15 मिनट में की। मैंने बहुत लिखा था, आंसर मेरा ये आया था अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे जो केस स्टडी थी वो मैंने सिर्फ 15 मिनट में की। मैं ये नहीं कह रहा 15 मिनट में केस स्टडी करो, कम से कम 25 मिनट दो, लेकिन पार्ट बी और सी पे भी फोकस करो। अच्छा, अब पार्ट बी और सी पे फोकस करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने 1 घंटा सेक्शन बी पे लगा दिया, बकाया का 45 मिनट सेक्शन सी पे लगा दिया। भाई, जहां पे आपने टाइम देखा कि आपकी घड़ी 45 मिनट को एक्सीड कर रही है, उस आंसर को रैप अप करो। जितना लिखा है ठीक है, बस कंक्लूड करो, उसको खत्म करो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। समझे? तो इस तरीके, इस टेक्निक से आपने चलना होगा, और इस तीन चीजों को देखते हुए आपने अपने आंसर को ख्याल रख के आंसर लिखना होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये सेक्शन ए हम लोग कर रहे हैं, जून 2015 का पेपर है हमारा वाला, वेरिएंट वेरिएंट टू। आप लोग जब घर पे अटेम्प्ट करेंगे, आप लोग भी हमारा वेरिएंट ही अटेम्प्ट करो, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, जब आपके पूरे वेरिएंट टू हो जाए फिर जाओ वेरिएंट वन वेरिएंट थ्री के ऊपर, लेकिन आपने पहले वेरिएंट टू ही अटेम्प्ट करना। अब केस स्टडी पढ़ने का तरीका क्या है? आपने गंदगी मचानी है, हर एक पॉइंट को देखना है, हर एक चीज को समझना है कि यार इस चीज से क्या हो सकता है। अपने पॉइंटर्स पहले से तैयार रखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। फूड स्कार्सिटी अ वर्ल्ड क्राइसिस in 2012, families in poorer countries were forced to have days without food each week. आपके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है और नोट्स में भी लिखा हुआ है, किसके नाम से? एब्सोल्यूट पॉवर्टी के नाम से। क्या आपके पास इतने पैसे भी नहीं है कि आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सको, आप मेडिसिन ले सको, आप शेल्टर ले सको? ठीक है। A report by a large children's charity claimed that such days were now a part of life for up to 24% of families in India, 27% in Nigeria and 14% in Punjab. एब्सोल्यूट पॉवर्टी आ रहा है हमारे पास। यानी कि 24% लोग, 27% लोग और 14% लोग वो हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे पास जिंदा है मुल्क के अंदर। One of the reasons for this was changing conditions of demand and supply in world cereal market as shown in figure 1.
आपके पास डिमांड सप्लाई चेंज हो रहा है, कभी डिमांड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, सप्लाई के अंदर चेंजेस आ रही है, किस तरह हो रही है यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ कहाँ कहाँ पे, पहले तो देख लो चीजें क्या क्या है। ये वाली लाइन आपके पास जो आ रही है, यानी कि जो ये डार्क लाइन आपके पास आ रही है, ये लाइन किसकी है, प्रोडक्शन की, सही है। ये हल्की सी जो लाइट लाइन है, ये लाइन किसकी है, कंजम्पशन की। ये वाला पोर्शन किस चीज का आ रहा है, सरप्लस का। और ये वाला पोर्शन किस चीज का आ रहा है, डेफिसिट का। यानी कि अगर मैं आसान लफ्जों में एक बात बताऊं, प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, सप्लाई। कंजम्पशन का मतलब क्या होगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं वहां पे क्या क्रिएट होता है, इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम एक यहाँ पे हो रहा है आपके पास, डिमांड सप्लाई बराबर है। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हो रहा है आपके पास, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है, सही है। तो मैंने इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स मार्क कर लिए कि मुझे पता चल जाए कहाँ पे आपके पास इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब सरप्लस का मतलब क्या है, सरप्लस का मतलब होता है कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। और डेफिसिट यानी कि शॉर्टेज का मतलब क्या होगा, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यही मतलब होगा ना सारा हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास जी देखें, सरप्लस आ रहा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, इन दो जगहों के ऊपर, सही। अब आप आगे लिखा हुआ है, droughts and heat waves in 2012 reduced production in some of the world's leading cereal producers such as United States, Ukraine and Australia। हमारे पास लिखा हुआ है ड्रॉट एंड हीट वेव्स, इनकी वजह से क्या हुई है, सीरियल की सप्लाई कम हो गई। तो इसने आपको शुरू के अंदर दो फैक्टर्स दे दिए जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ सीरियल के ऊपर इफेक्ट आ रहा है और सीरियल की सप्लाई आपके पास कम हो रही है। अच्छा जी, यूक्रेन एंड ऑस्ट्रेलिया, सही है। दिस शॉर्टेज वाज कंबाइंड विद द इंक्रीज इन डिमांड फॉर कॉर्न टू मेक बायोफ्यूल्स। बोलता है कि ये शॉर्टेज हुई, उसके बाद क्या हुआ, डिमांड फॉर कॉर्न इंक्रीज हो गया। क्यों, अच्छा आप देखो कॉर्न क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें बायोफ्यूल बनाना है। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो कॉर्न है वो एक रॉ मटेरियल होगा, किसके लिए, फॉर बायोफ्यूल्स, सही। आगे लिखा हुआ है, इन 2012 मोर कॉर्न वाज यूज्ड फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन टू फ्यूल कार्स इन द यूएस देन वाज यूज्ड फॉर एनिमल फीड। बोलता है कि हमारे पास जो कॉर्न है, जो भुट्टा है, वो फ्यूल पर्पस के लिए ज्यादा यूज हो रहा है एज कंपेयर टू एनिमल फीड। अगर मैं इसको ये बोलूं कि ये फ्यूल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी डिमांड कैसी चल रही है, इनइलास्टिक। मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि भाई मेरी डिमांड क्या चल रही है, इनइलास्टिक चल रही, क्योंकि रॉ मटेरियल है, गाड़ी वगैरह के फ्यूल के लिए, मशीन्स के फ्यूल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए क्या लग रहा है, अब कौन एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। आगे, हाँ, एनिमल फीड एज अ कॉन्सिक्वेंस price of meat and dairy products rose as farmers found it more expensive to feed cattle, pigs and poultry। बोलता है कि भाई हमारे पास क्योंकि अब एनिमल फीड एक्सपेंसिव हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हम लोग गोश्त की प्राइस को भी क्या करेंगे, गोश्त की प्राइस को हम लोग बढ़ा देंगे। अच्छा, फिर बोलता है, दिस वाज पर्टिकुलरली नोटिसेबल as a general rise in income resulted in an increased consumption of meat। यानी कि यहाँ पे इसने किसकी इंडिकेशन दी है, यहाँ पे इसने इंडिकेशन दी है कि आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो उससे वापस से प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है, प्राइस बढ़ जाती है। और जब वापस से प्राइस बढ़ेगी तो उससे इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कहानी फिलहाल हमारे पास तक चल गई। स्टॉक्स ऑफ सीरियल्स वर यूज्ड टू रिड्यूस द शॉर्टेजेस। बोलता है कि हमने पहले से बफर करके रखा हुआ है सीरियल को, उसके हमने स्टॉक बना के रखे हुए, तो जो हमारे पास शॉर्टेजेस हो रही हैं तो हम लोग उसको बफर निकाल के उस टाइम पे कवर अप कर लेते। इन 2012 the world cereal harvest was expected to be 3% lower than that of 2011। वायुम स्टाम बोलता है कि हमारे पास 2012 के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन 3% से कम होगी देन इन 2011। वापस से वो इंडिकेशन, सप्लाई गिर गई। More significantly, it was expected to be 4% lower in per capita terms because of the world's population increase by 80 million in 2012। भाई पर कैपिटा का मतलब आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, फिर भी याद करो एक मरतबा, पर कैपिटा का मतलब पर हेड,
कि एवरेज एक बंदे को कितना सीरियल मिल रहा है। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है क्योंकि आपकी आबादी बढ़ गई है 80 मिलियन से, और अपनी अंग्रेजी भी ठीक करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय। बाय का मतलब होता है इतने हिसाब से बढ़ी है। अगर यहाँ पे लिखा होता है ना टू, तो इसका मतलब है कि भाई जीरो थी 80 मिलियन हो गई। बाय और टू के बीच में फर्क समझो। अच्छा, फिर उसने बोला कि एक तो आपकी आबादी बढ़ी है 80 मिलियन से, लोग बढ़ गए, और लोगों के पास जो है वो हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ना स्टार्ट हो गई है। जब पॉपुलेशन स्टार्ट हुई तो उसकी वजह से हमारे पास पर कैपिटा जो हमारा था ना, क्या सीरियल हो गया या खाना पीना हो गया, वो 4% से गिर गया है। ठीक है। The changes in the cereal market affected developing and developed economies different ways. डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के ऊपर इफेक्ट आया है डिफरेंट तरीकों से, उन पे भी देखते हैं किस तरीके से आया। On average, people living in the US spend 9% of their income on food, while those living in the developing world spend 50 to 70% of their income on food. आप लोगों ने एएस या ओ लेवल्स के अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का टॉपिक पढ़ा होगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब मैं भी पढ़ाता हूँ ओ लेवल और एएस के अंदर, तो मैं एक बात बताता हूँ कि अगर तो आपकी बास्केट ऑफ गुड्स यानी कि आपकी टोकरी जो है, अगर आपकी बास्केट ऑफ गुड्स में नेसेसिटी गुड है, इसका मतलब क्या है कि आपके मुल्क की हालत बहुत खराब है। आप एक बहुत डेवलपिंग इकोनॉमी है और आप बिल्कुल ना बर्बादी की तरफ है। वो इसलिए क्योंकि आपका मेजोरिटी खर्चा किस पे जा रहा है, नेसेसिटी गुड के ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपके बास्केट ऑफ गुड में लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया, स्पेंडिंग हो गया, फैमिली क्वालिटी टाइम हो गया, ये चीजें हो गई, तो क्योंकि अब आप लग्जरी पे खर्चा कर रहे हो, आप लेजर पे खर्चा कर रहे हो। जब आप लग्जरी या आप लेजर पे खर्चा करते हैं तो आपकी इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी होती है, क्योंकि उस पॉइंट पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएस सिर्फ 9% लगाती है खाने पीने पे, जबकि बहुत सी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज है जो कितने पैसे लगा रही है, 50 to 70%। यानी कि यहाँ पे वेट कितना आ गया, 70 to 50% का वेट आ चुका है सिर्फ फूड आइटम के ऊपर। यानी कि इनके हालात बहुत ज्यादा खराब है, और ऊपर से उन्होंने ऊपर बताया कि ड्रॉट आ गया, हीट स्ट्रोक आ गए, फसल खराब हो गई है, तो भाई इनकी तो बिल्कुल ही हालत पतली हुई हुई होगी, समझे। वर्ल्ड सीरियल प्राइसेस रोज बिटवीन 10 to 25%। देखो खुद ही उसने बता दिया, कह रहे कि 10 और 25% के हिसाब से हमारी वर्ल्ड सीरियल की प्राइस बढ़ी है 2012 के अंदर। तो भाई इनकी तो फट जाएगी ना बेचारों की। आगे, बट इन कंट्रीज अफेक्टेड बाय ड्रॉट इन अफ्रीका सच एज मोजाम्बिक, दे मोर देन डबल्ड। बोलता है कि हमारे पास यहाँ पे 10 से 25% बढ़ी है, लेकिन कुछ शहर जिस तरह साउथ अफ्रीका में मोजाम्बिक है, यहाँ पे एटलीस्ट डबल हो गई है। 50% के हिसाब से प्राइस बढ़ी है, 100% के हिसाब से प्राइस हो गई। A charity organization has forecasted that rice and wheat prices will double again in the next 20 years with disastrous consequences for the poor. बोलता है कि राइस और वीट इनकी प्राइस वापस से बढ़ने वाली है, जो कि एक नेसेसिटी गुड है, और लोग वापस से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, और लोग बेचारे बर्बाद हो जाएंगे, गरीब तबका। ठीक है। तो अभी देखो मैंने इसको पूरा इस तरीके से अपने हिसाब से गंद मचा लिया। सही, अब आओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ए आपसे कहता है कि यार आइडेंटिफाई, देखिए क्वेश्चन ए क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन ए आपसे कहता है आइडेंटिफाई 3 reasons व्हाई देयर वाज अ प्रॉब्लम विद वर्ल्ड सीरियल मार्केट इन 2012। देखिए यहाँ पे जब इसने वर्ड लिख दिया ना आइडेंटिफाई का, आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है। और अगर हम लोग केस से ही देखें तो एक तो हमारे पास ये रहा पहला केस। ठीक है। दूसरा केस देखो, हमारे पास क्या कहते हैं, हाँ, ये भी आप कह सकते हो। दूसरा केस आ गया क्रिकेट डिमांड बढ़ने का। तीसरा केस, पॉपुलेशन 80 मिलियन से बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, और जब डिमांड बढ़ेगी तो उससे प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। कॉर्न फॉर बायोफ्यूल्स, क्योंकि वो एक आपका कह सकते हैं कि आप उसको
एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो उससे भी आपके पास प्राइस के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, नाम लिखना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नहीं पूछा हुआ उसने बस ये बोला कि जो आपके पास सीरियल है उसकी प्राइस क्यों बढ़े, बस ये बात। अच्छा जी, पार्ट बी, explain whether the changes in the world cereal market would have been likely to increase the profit for all farmers। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ओपन एंडेड आंसर देना है, यहाँ पे केस से रिलेटेड इतनी बातें नहीं बताई हुई, क्योंकि क्या आपको पीछे कहा था कि फार्मर की इनकम बढ़ रही है या फार्मर के हम लोग जो है वो स्पेंडिंग पैटर्न के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, और ये सारी बातें यहाँ पे नहीं की हुई थी ना। तो यहाँ पे देखो पार्ट बी में आप किस तरीके से लेके चले। देखो पहले तो आप एक बेसिक सी बात बता दो ना कि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स किस तरह का गुड बनाते हैं, फार्मर बनाते हैं वो गुड जिसकी डिमांड होती है इनइलास्टिक, जैसे खाना पीना हो गया, नेसेसिटी गुड है ना, बेसिक सा इनइलास्टिक डिमांड होगी क्योंकि ये एक नेसेसिटी गुड है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि जब ऑलरेडी आपकी प्राइस बढ़ रही है तो आपकी क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ हल्के से कम होगी, आपके रेवेन्यू पे भी क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा। तो पोटेंशियल चांसेस हैं कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, कि आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। हाउ एवर उसने पीछे आपको रॉ मटेरियल से भी रिलेटेड बातें बताई थी कि कौन महंगा हो गया, बायोफ्यूल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, तो आपके पास बेटा कॉस्ट भी तो उसी हिसाब से बढ़ रही है ना, समझे, आपके पास एक्सपेंस भी तो उसी हिसाब से बढ़ रहा है ना। तो आप यही उसको कहेंगे कि यार पोटेंशियल चांसेस हैं कि आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, ऐसा हो भी सकता है कि लॉस में चले जाओ, समझे, तो ये भी चांसेस है आपके पास। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, आप उसको ये भी बता सकते हो एग्जामिनर को, आप बोलेंगे कि यार हमारे पास नॉट इनफ इंफॉर्मेशन, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्या हमारे किस प्रोड्यूसर ने कितना माल स्टॉक किया हुआ है। यहाँ पे पीछे उसने एक बात बोली थी कि आप माल को स्टॉक कर रहे हो, जब शॉर्टेज हो रही है आप वही माल निकाल के मार्केट में फेंक रहे हो, लेकिन क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन सा प्रोड्यूसर कितना माल स्टॉक कर रहा है, ये भी नहीं गिवन। तो हम लोग किस हिसाब से अंदाजा लगाएं कि हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा आप इस केस को भी यूज कर सकते हो, इस डायग्राम को, कि हमारे पास डिमांड को देखो, कंटिन्यूसली डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, सही है ना, हमारी प्रोडक्शन भले पैसे ऊपर नीचे हो रही है, समझ में आता है, लेकिन हमारी डिमांड कंटिन्यूसली एक अपर ट्रेंड शो कर रही है। तो आप ये कह सकते हो कि यार अब देखो खाना पीना तो एक नेसेसिटी है, लोग तो कंज्यूम करेंगे भले उनके पास पैसा हो या ना हो, तो डिमांड तो एक अपर ट्रेंड में ही चल रही है ना, और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है तो डिमांड तो बढ़ेगी। तो कह सकते हैं कि हाँ यार चांसेस ऑफ प्रॉफिट आपके पास है, आगे जाके बढ़ सकता है, लेकिन श्योरिटी के साथ नहीं कहना कि हाँ जी बढ़ जाएगा, चांसेस, पोटेंशियल चांस, हाँ टू साइडेड, ओके, लेकिन कंक्लूजन वगैरह नहीं देना, बस फॉर और अगेंस्ट में बस बताना है, डिस्कस करने के यार ये हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, सही। हाँ, आगे, टू व्हाट एक्सटेंट does evidence in the article support the argument that developing and developed countries are affected differently by rising cereal prices। तो यहाँ पे आप देखो, इधर आओ, डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है इस पैराग्राफ के अंदर, सही है। पहले तो आपने क्या बताना है, वेट, कि डेवलप्ड इकोनॉमी का वेट कितना है, खाली 9%, डेवलपिंग इकोनॉमी का वेट कितना है फूड के ऊपर, 50 एंड 70%। तो यानी कि उनकी बास्केट ऑफ गुड्स ऑलरेडी नेसेसिटी गुड पे सारा खर्चा जा रहा है। अगर अमीर बंदे के ऊपर पैसा बढ़ भी जाता है तो उसको इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन गरीब बंदा जिसकी मेजोरिटी ऑफ इनकम सिर्फ रोटी पानी में चली जाती है, वो तो बेचारा परेशान ही रहेगा ना। एक तो बात आपने ये लिखी, दूसरी बात आप लिखेंगे कि भाई हमारे पास क्लाइमेट चेंज, यहाँ पे इसके ऊपर क्या बताया था, ड्रॉट और हीट वेव ना। अब देखो, अगर मैं इसकी पाकिस्तान की एग्जांपल, पाकिस्तान और टर्की की एग्जांपल ले लो, चलो, टर्की में भी जलजले आए, ठीक है, टर्की में जलजले आए तो टर्की ने फौरन से उसको रिस्पॉन्ड किया, और क्या कहते हैं, फौरन से चीजों को बनाना स्टार्ट कर दिया, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो गई, क्योंकि वो एक तकरीबन डेवलप्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान क्योंकि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, पाकिस्तान में जब फ्लड्स आए थे, जाहिर है दोनों डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर हैं, लेकिन मैं सिर्फ लिंक कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे, साला 1 महीने तक फ्लड ही आते गए, उनको रोकने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया, सही है। दूसरी बात,
टर्की से जो अभी टर्की में अर्थक्वेक आया है, उससे बड़ा एक अर्थक्वेक पाकिस्तान में 2007 या 8 में आया था, मुझे सही याद नहीं है डेट, और पता नहीं किस शहर में आया था, शायद वो भी मुझे नहीं याद, एबटाबाद में आया था। जब पाकिस्तान में वो जलजला आया था तो उसने तबाह कर दिया था पूरे एबटाबाद को। टर्की को भी तबाह किया है, लेकिन टर्की क्योंकि एक डेवलप्ड इकोनॉमी है तो वहां पे बहुत सी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अभी भी बचा हुआ है, जबकि एबटाबाद तो पूरा जमीन में आ गया था। और फिर जाहिर है जब वो जमीन में आया तो उसकी कंस्ट्रक्शन, उसको रेनोवेट करना, उसने भी बहुत टाइम मांगा होगा। तो कहने का मकसद ये है कि क्लाइमेट चेंज डेवलप्ड इकोनॉमी को ज्यादा अफेक्ट करता है, सॉरी डेवलपिंग इकोनॉमी को ज्यादा अफेक्ट करता है, डेवलप को इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। यही बात तो हमारे पास यहाँ पे हो रही है कि जब यहाँ पे हीट वेव आ रही है या ड्राउट आ रहे हैं, ये तो पूरे मुल्क में आ रहे हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक मुल्क में तो नहीं आ रहे। तो अब जब ये हमारे पास आ रहे हैं तो आप यहाँ पे खुद देखो, एक इसने मोजाम्बिक की भी बात की हुई है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पे डबल हो गई है प्राइस। तो ये क्या है, ये डेवलपिंग इकोनॉमीज। और यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, इतना राशन पानी नहीं होता कि ये लोग फौरन से उस प्रॉब्लम को रिएक्ट कर सकें और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, समझे। तो ये चीजें हमारे पास आ रही है। पार्ट डी। अच्छा, ये 8 मार्क का क्वेश्चन है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार 8 मार्क का ही हो, कभी कभार 7 मार्क का भी आ जाता है, डिपेंड करता है। लेकिन आपकी टोटल जो केस स्टडी है वो 20 मार्क की होगी, इस बात को ध्यान में रखो, चाहिए कि टोटल केस स्टडी आपकी 20 मार्क। Choose two government macroeconomic aims and consider how the changes in the world cereal market in 2012 might have affected a government's ability to achieve those aims. आप लोगों को मैंने 4 मैक्रो इकोनॉमिक एम्स बताए हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम रखना, तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, और चौथा कौन सा है भाई? बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। ये 4 एम्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब इन 4 में से किसी भी 2 की आप बात कर सकते हो और आप अपने एग्जामिनर को बता सकते हो। अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन हमारे पास इसके अंदर इंफॉर्मेशन में नहीं है, तो आप इसको काट दो साइड में। आपके पास बचे 3। मैं जब पीछे पढ़ रहा था तो मैं बात कर रहा था एग्रीगेट डिमांड की भी, यानी कि वहां पे आप प्राइस स्टेबिलिटी का लिंक इजीली दिखा सकते हो। आपके पास डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, आप इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके पास लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बैठे हुए, यानी कि जॉब्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को भी लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कोई से भी 2 की बात करोगे और इस केस से आप लिंक करेंगे। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल प्राइस स्टेबिलिटी की। सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखो एक चीज को पॉइंट आउट किया था। देखो, गंदगी करने से ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है क्या चीज की तरह है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ से निकाली है ना, देखो खुद लिखा हुआ है उसने कि आपकी इनकम बढ़ी जिसकी वजह से आपका कंजप्शन बढ़ा, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, तो फिर उसमें क्या इफेक्ट आया, प्राइस बढ़ी, और उसके बाद आपके पास इन्फ्लेशन आया। तो जब आपके पास इन्फ्लेशन आ रहा है, इसके अलावा आपके पास पुअर हार्वेस्ट चल रही है जिसकी वजह से आपकी सप्लाई कम हो रही है और आपके पास प्राइस ऑटोमेटिकली वापस से बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पे एक बात लिखी हुई थी कि आपके पास डिमांड बढ़ रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, डिमांड फॉर फूड बढ़ रही है, उससे भी प्राइस आपकी बढ़ रही है, तो प्राइस स्टेबिलिटी तो अचीव नहीं हो रहा, समझे। ये बात आप उसको बता सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड कि अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद करवाऊं तो वो क्या क्या थी हमारे पास, कि हमारे पास नए रिजर्व्स आ रहे हैं या फिर मशीनरी आ रही है, या अगर मैं इसको HDI और उससे लिंक करूं तो MEW, स्टैंडर्ड एंड पॉपुलेशन ऑफ लिविंग, औकात क्या है लोगों की। तो जब लोगों की औकात यहाँ पे हालत ही बिगड़ी पड़ी है भाई, यहाँ पे देखो ना आपका कितना स्पेंडिंग तो फूड पे जा रही है, प्राइसेस मोर देन डबल हो रही हैं। आपके पास फूड नहीं है, यानी कि आपका HDI पूरा गिरा हुआ होगा, आपका MEW पूरा गिरा हुआ होगा, समझे। आपके पास स्पेंड करने के पैसे नहीं है, आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बैठे हुए हो, तो कहाँ से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ वाली अचीव हो रही है भाई चीजें, मुझे ये बताओ। फूड क्राइसिस है ना, नाम ही पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फूड स्कार्सिटी है, वर्ल्ड क्राइसिस। आपके पास जब फूड क्राइसिस चल रहे होंगे तो आप कहाँ से स्पेंडिंग करेंगे भाई, ये चीज आप उसको बता रहे होंगे, समझे बात को। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट से भी लिंक करना चाह रहे हो तो आप इस ग्राफ को यूज कर सकते हो। इस ग्राफ में देखें
सरप्लस कहाँ कहाँ पे हो रहा है, सरप्लस का मतलब डिमांड कहाँ पे ज्यादा, सप्लाई कहाँ पे कम है। सरप्लस, सॉरी शॉर्टेज कहाँ कहाँ पे हो रही, शॉर्टेज वाला पॉइंट देखना है, क्योंकि आप वहां पे आपकी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगी ना आपके पास। ठीक है, तो आपने देखने हैं शॉर्टेज वाले पॉइंट कि आपके पास शॉर्टेज किधर आ रहे हैं। ये डिमांड की लाइन आ रही है जो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। ठीक है, और ये सप्लाई की लाइन हो रही है जो बार बार चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देखो एक शॉर्टेज आ गई, यहाँ पे एक शॉर्टेज आ गई, तो आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि यार 2002 से लेके 2003, आप एग्जामिनर को बताएंगे 2002 से लेके 2003 और 2005 से लेके 2007, यहाँ पे शॉर्टेज है, यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो जब प्रोडक्शन को आप बढ़ाने जाओगे तो आप लेबर को तो डिमांड करोगे ना, अपने आप तो जमीन से फसल नहीं उगेगी। समझे बात को, तो डिमांड फॉर लेबर यहाँ पे बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम होना स्टार्ट हो जाएगी। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, अगर आपको याद हो, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उससे आपके पास प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ती है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। ये पॉइंट भी आप उसको बता सकते हैं। सही, तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन में वो ये बोलता है कि यार मुझे ये बताओ क्या ये एम्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यही चीज पूछी है ना उसने। आर्ग्यूमेंट में तो आप कोई से भी दो की बातें कर सकते हो, डिटेल में बातें कर सकते हो, सवाल ये है कि क्या ये प्रॉपरली अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो आप इसको बोलेंगे कि अगर तो आप प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व, according to Phillips curve there is a negative relation between price percentage and unemployment percentage। प्राइस बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, जैसा हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। हम बिल्कुल मानते हैं कि हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो रहा, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो रहा क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है और बहुत से ऐसे रीजन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। तो माना कि प्राइस स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो रही, प्राइस हमारे पास बढ़ रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन परसेंटेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हमारे पास इन्फ्लेशन आ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा होगा, कि किसी हद तक हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। और यहाँ पे उसने एक और इंडिकेशन दी है, क्या, राइज इन इनकम। इनकम किस तरह आएगी भाई, सोते सोते आएगी क्या, काम करोगे तभी तो इनकम आएगी ना। तो आप ये भी उसको बात बता सकते हैं कि देयर इज एक पॉइंट किसी हद तक अचीव हो रहा है और एक बिल्कुल भी अचीव नहीं हो रहा। सही है, किसी हद तक मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना हम लोग किधर बैठे हुए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में बैठे हुए ना। तो किसी हद तक हमारे पास ये देखो कुछ लोगों का उसने दिया हुआ है 24%, 27% और 14% दिया हुआ है ना इंडिया, पेरू वगैरह का, तो बता रहे कि भाई देखो कितनी गुर्बत है यहाँ। सही है, तो ये बात भी आपको लिंक करनी है। देखो एप्लीकेशन का मतलब ही यही होता है कि आप उसको केस से लिंक करें। अगर मैं उसको सीधी सीधी बात बता दूं कि भाई ये इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ गई, खत्म कहानी, जब तक मैं उसको भाई यहाँ से लिंक ही नहीं करूंगा, मैं उसको किस तरीके से बताऊंगा कि मैं आंसर केस से दे रहा हूँ या अपने आप से दे रहा हूँ। और एक और बात, यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, यहाँ पे आप कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लिंक कर सकते हो, यहाँ पे आप डिमांड पुश इन्फ्लेशन को लिंक कर सकते हो। समझे, एग्जामिनर इसी बात का रोना रो रहा था कि स्टूडेंट्स एप्लीकेशन और एनालिसिस नहीं देते। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि ये केस से किस तरह लिंक हो रहा है, एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो चीज मैंने आपको बताई है इससे इकोनॉमी या इससे मुल्क को क्या फायदा या क्या नुकसान। समझे बात, तो इसको बोलते हैं एनालिसिस। यहाँ पे आप लोग मार्क्स लैग करते हो, यहाँ पे आप लूज करते हो मार्क्स पे। अब एक बात बताओ, क्या ये केस स्टडी मुश्किल थी? मेरे ख्याल में 20 में से कम भी आप आराम से भी ना, कम से कम भी 14 से 15 मार्क्स उठा सकते हैं। देखो 3 मार्क्स तो सूखे सूखे आ गई है, इनमें तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर फार्मर, चलो ये थोड़ा सा टेक्निकल था, छोड़ दो इसको। टू व्हाट एक्सटेंट कि हमारे पास डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी किस तरह अफेक्ट हो रही होंगी, पूरा आपके पास केस पीछे लिखा हुआ है। गवर्नमेंट के 2 इकोनॉमिक गेम्स बता दो, पूरा आपके पास पीछे लिखा हुआ है। तो यार आपके 3 मार्क यहाँ पे हो गए, 1 मार्क यहाँ पे हो गया, 4 मार्क यहाँ पे हो गए, 6 मार्क यहाँ पे हो गए, कितने मार्क्स हो गए ये, 14 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 20। अब बताओ क्या ग्रेड निकालना मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। तोड़ना सीखो ना अपने आंसर को, अपने टेक्निक बनाया करो अपने आंसर की। ठीक है, गंदगी मचाओ उसको, गंदगी करें, गंदगी करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी है, आपका टाइम सेव होगा। समझ में आती है बात? कोई सवाल पूछना है?